हाँ तो बच्चों, अब तक हमारे प्रीवियस 50 लेक्चर हो चुके थे, तो आज हम सभी लेक्चर नंबर 51 में आगामी टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जैसे प्रीवियस लेक्चरों में चल रहा था सेल कॉम्बिनेशन, अर्थात सेलों का संयोजन। तो ध्यान दीजिएगा, ढंग से समझिएगा। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका था कि जो सेलों का संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक सेलों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा, जिसमें से हम सेलों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, जैसे कि हमने श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो ऐसा संयोजन होता है जिसमें जो सेलों की विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो आज हम जो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा बनती है कि सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें सेलों की समान ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो सेलों का ऐसा संयोजन सेलों का क्या कहलाएगा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब ध्यान दीजिए, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने दो सेल यूज़ में लिए हैं। माना कोई दो सेल हैं जिनकी समान ध्रुवता वाली प्लेटें क्रम से बिंदु x और y के मध्य में कनेक्टेड है। या मान लेते हैं पॉजिटिव वाले प्लेटें पॉइंट x पर कनेक्टेड है और नेगेटिव वाली जो प्लेट्स है वो पॉइंट y पर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये दोनों सेल एक दूसरे के समांतर क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जुड़े हुए हैं। मान लिया जाता है कि इन दोनों सेलों के विद्युत भागबल का मान क्रम से E1/E2 है, जबकि इनके आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, स्मॉल r1/स्मॉल r2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ से प्रूफ करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। मैंने आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध पहचान बताई थी, सदैव सेल के साथ में रहेगा। प्लस माइनस। इसका ईएमएफ हो गया E1, इसका ईएमएफ हो गया E2, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है भाई। ये यहाँ पर इनकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो एक साथ पॉइंट X पर कनेक्टेड है और जो नेगेटिव प्लेट्स हैं वो एक साथ पॉइंट Y पर कनेक्टेड है, ठीक है। आफ्टर ऑल यहाँ पर हमने ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ इनको जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो सेल हैं वो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ कौन से क्रम में कनेक्टेड हो गए भैया, पैरेलल का, ठीक है ना, समांतर क्रम में संयोजित हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई सेल E1 से करंट I1 बह रहा है और सेल E2 से करंट I2 बह रहा है। तो ये तो हो गया सेल E2 का करंट I2, ये हो गया E1 का करंट I1। ये दोनों यहाँ पर आ रही हैं, तो ये पॉइंट X यहाँ पर जंक्शन पॉइंट संधि बिंदु का कार्य करेगा। तो ये टोटल करंट कितना हो जाएगा, I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस फेनोमेना हम कह सकते हैं कि सर इस संयोजन में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है I, उसकी वैल्यू दोनों सेलों के कारण बहने वाली जो धारा I1 और I2 है, दोनों के योग के कैसी होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों सेल हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, आ रही बात समझ में।
इन दोनों सेलों से क्रम से I1 और I2 मान की धारा बह रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल से करंट को यूज़ में लिया जाएगा तो उसकी केमिकल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, जिससे वो क्या होने लगेगा, निरावेशित होने लगेगा। और निरावेशन की स्थिति में मैंने आपको टर्मिनल वोल्टेज और EMF दोनों के मिड में रिलेशन बताया था। तो निरावेशन की स्थिति में संबंध हमारे पास आता है V इज टू में कैपिटल E माइनस I स्मॉल r, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सेल के निरावेशन की स्थिति में सेल के निरावेशन की स्थिति में फंक्शन होता है V इज टू में कैपिटल E माइनस कैपिटल I स्मॉल r, जहाँ पर V टर्मिनल वोल्टेज होता है, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, IR क्या होता है, इंटरनली पोटेंशियल, ठीक है ना, आंतरिक विभव, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रथम सेल के लिए। तो अगर हम बात करें प्रथम सेल के लिए तो आप देख रहे हैं भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनके लिए टर्मिनल वोल्टेज तो इक्वल रहेगी। आ रही बात समझ में। तो V इज टू में E1 माइनस कैपिटल I1 R1, ये हो गया। इसके बाद द्वितीय सेल के लिए V इज टू में E2 माइनस I2 R2, ये हो गई पहले। आफ्टर ऑल इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2, दे दिया भाई। अब आप 1 और 2 से देखेंगे तो सबसे पहले मैं यूज़ में ले रहा हूँ समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण नंबर 1 से उठा के लाइए, V इज टू में कैपिटल E1 माइनस कैपिटल I1 R1, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया I1 R1 इज टू में E1 माइनस V। अरे बस समझ लो, इसको ले गया उधर, इसको ले आया इधर। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द फंक्शन ऑफ फर्स्ट सेल करंट I1 E1 माइनस B अपॉन R1, समीकरण नंबर 3। आगो भाई, अब देखो ना कि इसको ढूंढो समीकरण नंबर 4 से, सॉरी 2 से। 2 ने कहा V इज टू में E2 माइनस I2 R2। अब I2 R2 बराबर में E2 माइनस B हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ से I2 का मान निकालूंगा तो E2 माइनस B अपॉन R2, यह वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 4। अतः ध्यान दीजिए, अतः माना संयोजन में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, जिसका मान कितना है, कैपिटल I है, ठीक है। तो I बराबर I1 प्लस I2, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप पे बताई थी, I बराबर में I1 प्लस I2, ठीक है। अब आप देखिएगा I इज टू में 5 में 3 और 4 से I1 I2 का मान रख दो, रख रहे हैं साहब, E1 माइनस B अपॉन R1, I2 का मान रख लिया A2 माइनस B अपॉन R2, रख दियो मान। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 है, हो I बराबर, अब ये R1 इन दोनों के बटे में है क्या नहीं,
R2 इन दोनों के बटे में है क्या, नहीं? तो देख लीजिएगा, E1 अपॉन R1 माइनस B1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B अपॉन R2। E एक तरफ ले लो, B एक तरफ ले लो, I इज इक्वल्स टू में A1 अपॉन R1 प्लस A2 अपॉन R2 माइनस B1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन 1 नहीं, केवल B अपॉन R1 माइनस B अपॉन R2। कितनी बढ़िया डेरिवेशन चल रही है। I इज इक्वल्स टू में E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, मैंने माइनस और B दोनों को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बच गया है, बच गया है, कोई बात बच जाने दो। I इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लघुत्तम ले लूँगा R1 R2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1, बोले बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस B, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ठीक है। हाँ तो बच्चों, यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब देखिए मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा कम पड़ेगा, इस वजह से मैं इस चित्र को यहाँ से साफ़ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चित्र में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आगे देखिए, अब देखो बेटा, यहाँ के बाद हम B और I की वैल्यू इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। जिसको नॉर्मली सॉल्यूशन है, जिसको आप हल कर ही सकते हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली V की वैल्यू लिख रहा हूँ। V इज इक्वल्स टू में देखिए, तो यहाँ पे जो इसका जो सॉल्यूशन पार्ट होगा उसको आप निकाल लीजिए, लघुत्तम लेकर B और I का हम इंटरचेंज कर लेंगे, तो वैल्यू आएगी हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस कैपिटल I R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमारे पास V और I की वैल्यू इंटरचेंज करने पर यह वैल्यू हमें प्राप्त होती है, ठीक है। जहाँ ध्यान देंगे, जहाँ E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 बराबर होता है E इक्विवेलेंट, अर्थात इक्विवेलेंट यानी कि ये जो पूरा पद है वो संयोजन के तुल्य विद्युत वाहक बल के कैसा है, बराबर, ठीक है ना। अब इसको बार बार हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कह सकते हो E इक्विवेलेंट, जो कि क्या है, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, बी बा बल, यानी कि बी से बना विद्युत, बा से बना वाहक और वैसे बना बल, ठीक है। और R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 बराबर में R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये R इक्विवेलेंट क्या हो गया भैया, संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अगर इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखें तो V बराबर हमारे पास फंक्शन आता है E इक्विवेलेंट माइनस कैपिटल I R इक्विवेलेंट। अरे बात समझ में, ठीक है ना। तुल्य टर्मिनल वोल्टता का फंक्शन आ गया हमारे पास, V इस कस्ट में E इक्विवेलेंट माइनस कैपिटल I R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट हैं जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा। नोट, ठीक है। तो देखिए हमने जो ये कॉम्बिनेशंस निकाला है, ये कॉम्बिनेशन हमने 2 सेल्स का निकाला है। 2 का मतलब 2 सेल, ठीक है ना। तो 2 सेलों का यदि मैं विद्युत वाहक बल और उनका आंतरिक प्रतिरोध समान मान लूँ तो तुल्य विद्युत वाहक बल कहाँ बनेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सर E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में
E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये है ना भैया। तो मैंने मान लिया रेयर केस, इफ रेयर केसेस कि E1 बराबर E2 बराबर E, ये मान लिया। तो ये तो हो गया EMF। अगर मैं मान लूँ R1 बराबर R2 बराबर स्मॉल r, तो यानी कि दोनों सेलों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने बराबर मान लिया है। तो इस कंडीशन में मेरे को एक बार तो तुल्य विद्युत भागबल चाहिए और एक बार क्या चाहिएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध चाहिएगा। तो E इक्विवेलेंट जैसे अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट इसका फंक्शन ये है, तो E1 की जगह पर E R प्लस E R डिवाइड बाई R और R 2R हो गए। अब E R और E R कितने हो गए, 2ER हो गए कि नहीं हो गए। और बटे में क्या चल रहा है, 2R चल रहा है। 2 से क्या कट गया 2, R से क्या कट गया R। तो भैया तुल्य विद्युत भागबल कितने के बराबर आ गया, कैपिटल E के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया कैपिटल E के बराबर। अगर आप बात करना चाहते हो R इक्विवेलेंट की, R इक्विवेलेंट का फंक्शन कितना आपके सामने लिखा पड़ा है, कितना है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब आपने आंतरिक प्रतिरोध को भी बराबर माना है, बराबर माना है, तो ये देखिए ये कितना बन जाएगा R और R स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2R, ठीक है ना। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, R डिवाइड बाई 2 के। अरे बात समझ में, अरे भाई R स्क्वायर हो गया ना और बटे में 2R है, तो R स्क्वायर, R से R स्क्वायर R टाइम कैंसिल हो गया, बटे में 2 चल ही रहा है। तो ये कंडीशन आ गई। ऐसे आप n सेलों के लिए भी निकाल सकते हैं। अरे बात समझ। तो यहाँ पर आकर हमारा जो सेलों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगामी टॉपिकों के बारे में। तो ध्यान दीजिए आप, हमारे आगामी टॉपिकों में आता है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। ठीक है, अब शक्ति के बारे में तो आपने नॉर्मल लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा होगा, तो आज हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। तो ध्यान दीजिए, विद्युत शक्ति बोले तो इलेक्ट्रिक पावर। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर, तो आप कहोगे सर किसी भी विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य करने की दर, किसी भी विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। छोटी क्लास में पढ़ी होगी, अरे बात समझ में। तो किसी भी विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या सूत्र बनता है, कार्य बटे में समय। बोलो बनता है कि नहीं बनता है। तो बेटा मेन फंक्शन ऑफ पावर W/T, एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं। याद कीजिए मैंने आपको 11th क्लास में भी पावर के बारे में पढ़ाया है। अरे बस तो P is custom W/T, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पावर। एवरेज पावर डेल्टा W/T। शक्ति का तात्क्षणिक मान मैं यहां से ज्ञात कर सकता हूं कि नहीं, तात्क्षणिक मान तात्क्षणिक का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर, ठीक है ना। तो एवरेज पावर का फंक्शन आपके सामने लिखा पड़ा ही है कि P एवरेज इज इक्वल टू में डेल्टा W/T, ये है वैल्यू। तो तात्क्षणिक निकालूंगा तो एवरेज से P में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले लेंगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 देन डेल्टा W/T, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू में dW/dt। तो ये हो गया शक्ति का तात्क्षणिक मान। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। द यूनिट ऑफ पावर, शक्ति के मात्रक, शक्ति के मात्रक क्या क्या होते हैं देखते चलो थोड़ा। जैसा कि आपको पता है कि P इज इक्वल टू W/T होता है। हम साहब W/T रे हैं, तो W/T रे, तो W क्या है, कार्य। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल।
और टी क्या है, समय, जूल बटे में सेकंड, या फिर हम यहाँ से कहीं कह सकें ऐसा भी तो लिख सकूँ मैं यहाँ सेकंड इनवर्स। ये की बात है, ये हमें कौन सी नई बात सिखाई है तुमने गुरुजी, हम सब जाने हैं बात, कोई बात नहीं। शक्ति का एक अन्य मात्रक और होता है वाट। कहीं रे, बाट, बांट नहीं, तोल वालों बांट नहीं, वाट, ठीक है। तो रिलेटेड टू 4 अदर यूनिट्स ऑफ पावर, तो एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻3, 1000। एक मेगावाट में 10⁻6, ठीक है ना। एक हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर है कहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम समझ लियो यार, 746 वाट। अरे बात समझ में। तो दिस इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ पावर। तो पावर की हमने सबसे पहले क्या पढ़ी, परिभाषा, किसी विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। उसके सूत्र पढ़े, उसके फंक्शंस पढ़े, मात्रक निकाला, मात्रकों की वैल्यू पढ़ ली, और अब ले दे के हम इसकी क्या पढ़ लेते हैं, बेमा, द डायमेंशन ऑफ पावर। ध्यान देते चलो, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और हमारा ये चैप्टर अब समाप्ति की ओर है, ठीक है ना। द डायमेंशन ऑफ पावर, बेमा। तो देखो बेटा, P इज कस्टम में W/T, हेयर W इज कस्टम वर्क डन, वर्क डन कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो मैं डायरेक्टली इसकी डायमेंशन पुट कर रहा हूँ, m1L2 T-2, यू नो, एंड हेयर T इज कस टू टाइम एंड देयर डायमेंशन इज कस टू T1। ओके, T1 को आप अपग्रेड करोगे तो माइनस होगा, ऊपर जाकर माइनस बनेगा ना, तो पावर की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m1L2 T-3। अरे बात समझ में। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में एक छोटी सी चीज़ और दे रखी है, शक्ति का एक अन्य सूत्र और निकाल रखे हैं, उन अन्य सूत्रों को भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसको आप एज ए नोटिफिकेशन पॉइंट के रूप में याद रखेंगे। पावर के अदर फंक्शंस को कैसे याद रखेंगे कि माना कोई चालक जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है, हमने कोई चालक यूज़ में लिया है जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है। इस चालक को मैं क्या करता हूँ, एक B वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित करके इसमें कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कोई चालक यूज़ में लिया जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है, जिसको B वोल्ट की बैटरी से मैंने संयोजित कर इसमें स्मॉल t सेकंड समय तक मैंने कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित की है। तो इस कंडीशन में इस चालक तार में कुछ ना कुछ आवेश भी तो प्रवाहित होगा भाई, जब धारा बह रही है तो आवेश भी तो प्रवाहित होगा। तो हम यहाँ पर उस चालक में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करेंगे। तो मैंने अभी जो लैंग्वेज बोली उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो उसको आप ढंग से सुनिएगा। हमने कोई एक ऐसे चालक को यूज़ में लिया जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है। अब इस चालक को हमने B वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर स्मॉल t सेकंड समय तक इसमें कैपिटल I मान का करंट फ्लो कराया है। तो इस कंडीशन में इस चालक में कुछ ना कुछ तो चार्ज फ्लो होगा। तो जब धारा की उपस्थिति में इस चालक तार में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश के मान की हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने देखा दिस इज ए कंडक्टर वायर एंड दिस रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। नाउ वी आर द कनेक्टेड फॉर दिस कंडक्टर वायर in battery external potential V, and this is the plug, plus minus. Now we are closing of this circuit, then flowing of the current capital I in the whole part. अब जैसे ही मैंने ये कैपिटल R प्रतिरोध वाला कोई चालक तार जिसको मैंने B वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है, परिपथ को बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें कैपिटल I मान धारा बहेगी। तो इस कंडीशन में इस चालक तार में जो आवेश है ना, उस आवेश का मान कितना है, तो मैं यहाँ पे निकाल लिखूंगा। अब अतः चालक में
प्रवाहित आवेश। तो जैसा कि इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। y इज इक्वल टू में q अपॉन t। मैं आवेश का मान निकाल रहा हूँ, तो आ गया आवेश का मान q इज इक्वल टू में कितना हो गया it। हो गया भैया? ओके। हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 को याद कीजिए, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से अगर हम डब्ल्यू का मान निकालें, डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्यू भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हम जानते हैं, यहाँ के बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ टेक किया है, पावर इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन टाइम, क्या? तो P इज इक्वल टू में W की जगह पर QB एंड डिवाइड बाई T। Q इज इक्वल टू में IT इंटू B अपॉन T। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? T से क्या कट गया? T। तो पावर का एक अन्य फंक्शन और निकल कर आ गया VAR। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना? चाहो तो इसको और रिप्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग यूजिंग बाय ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? P इज टू आई आर। तो P इज टू में आई स्क्वायर आर। पावर का एक अन्य फंक्शन और आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो भैया, हमने यहाँ से शक्ति के अन्य फंक्शन और कैलकुलेट किए हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब फाइनली हमारा इस टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड एक फाइनली टॉपिक और बचता है, और वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को देख लीजिएगा एक बार। ध्यान दो भाई, आपसे कोई पूछेगा सर व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा की अगर कहीं पर बात आ रही है तो आपने 11वीं क्लास में कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी है। ऊर्जा हमेशा वर्क डन के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। हमेशा अपने जहन में इस बात को ताल लेना। यहाँ से आगे जैसे भी आप जितनी भी हाई स्टैंडर्ड या आप बड़ी से बड़ी कक्षाओं में भी जाकर अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी W इज इक्वल टू में क्या होता है? E होता है। वर्क डन इज इक्वल टू में एनर्जी। तो परिभाषा क्या बनेगी विद्युत ऊर्जा की? कि सर किसी विद्युत सेल के द्वारा, अरे बात समझ में, किसी विद्युत सेल के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में, ढंग से सुनिएगा मेरी लैंग्वेज को, मैं विद्युत ऊर्जा की आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा बनती है कि किसी विद्युत सेल के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उस सेल की या उस परिपथ की किसके बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। किसी विद्युत सेल के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितने के बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। अब सेम वही कंडीशन हमने ले ली, हमने एक सेल को यूज में लिया, उस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है? V है। ठीक है ना? अब इस सेल के द्वारा हम किसी एक चालक, उस चालक का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R। उस चालक से निर्मित विद्युत परिपथ में क्या कर रहे हैं? कैपिटल I मान की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाला पार्ट हल करके बताया, सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए, यहाँ पर तो हमने बैटरी ली थी, ध्यान रखना क्योंकि शक्ति वाली कंडीशन है। यहाँ पर हम यूज में लेंगे सेल। तो देखिए, ये मेरे पास विद्युत परिपथ हो गया। यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है और यहाँ पर ये मैंने सेल को यूज में लिया है। तो बेटा ये सेल है, ठीक है ना? और परिपथ यहाँ पर बंद है, परिपथ यहाँ पर बंद है। तो इस कंडीशन में बंद परिपथ में किसी सेल के स्रोत के मध्य उत्पन्न विभव टर्मिनल बोर्डता को शो करता है। तो यहाँ पर EMF वैल्यू को आप रिप्रेजेंट ना करें, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज B हो गया। अब इस कंडीशन में जैसे इसमें कैपिटल I मान का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? वही आवेश का मान। आवेश का मान आप कैसे निकालेंगे? I इज कस्ट में Q अपॉन T।
Q इज कस्टम में कितना हो गया IT। तो आप ये जानते हैं Q इज कस्टम में कितना हो गया IT, हो गया ना। अब परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि किसी विद्युत सेल के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है। तो हम कार्य निकालेंगे। तो आप जानते हैं सेम यही वाला प्रोसेस है जो मैं आपको शक्ति में बता चुका हूं भाई। V इज कस्टम में W अपॉन Q, तो W इज कस्टम में कितना आ जाएगा QB। Q का मान आपने निकाल ही रखा है, तो Q इज कस्टम में ITV। आ रही बात समझ में? तो बेटा B की जगह पर आप चाहे तो मान ओम के नियम अनुसार कितना रख सकते हैं, W इज कस्टम में I²RT। एक निश्चित समय के लिए तो कितने का भाग दे देंगे, T का भाग दे देंगे। आ रही बात समझ में भाई? किसी निश्चित समय के लिए हम निकालते कि नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। तो कितने का भाग दे देंगे भाई, एक इकाई समय मान लो 1 सेकंड के लिए, तो T का मान रिफ्लेक्स हो जाना है कि नहीं हो जाना है। तो W बराबर में ITV या I²RT। किया गया कार्य कितने के बराबर आ रहा है, ऊर्जा के। तो जो वर्क डन का कार्य होगा वो ही कितने के बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था, सॉरी यहाँ पर आप डिवाइडेशन में T और लगा देंगे प्रति सेकंड के लिए। आ रही बात समझ में? उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आगे देखिए इसकी यूनिट्स। अब देखो इसकी डायमेंशन तो कार्य बराबर ऊर्जा, तो जो विमा किसकी होती है, कार्य की, वही विमा किसकी बन जाएगी, एनर्जी की बन जाएगी। मात्रक देख लीजिएगा, मात्रक क्या बन जाएगा इसका, कार्य ऊर्जा के बराबर है, तो W बराबर E, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ऊर्जा का भी क्या बन गया, जूल। अरे बात समझ में? या फिर आप इसका मात्रक लिख सकते हैं वाट इंटू सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड। या इसका एक मात्रक होता है किलो वाट आवर, ये होती है वर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट VOTU के बराबर होती है, जिसमें हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। ये वर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? और 1 किलो वाट आवर में आप जानते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ा चुका हूँ इसका सिद्धीकरण तो मैं आपको। 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट में 1000 वाट हो गए। 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। काटापीटी कर लेना, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।